हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस ड्रामे की शुरुआत में ही हम मिलते हैं हमारी फीमेल लीड से। इसका नाम शाओमान है और ये गांव में रहकर फार्मिंग करती है। ये तो बेचारी एक सीधी सादी सी लड़की है। वहीं हमारा मेल लीड जिसका नाम लिन है, वो तो एक बोसी सा सीईओ है। तो अब इन दोनों की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, आइए देखते हैं। फिर इस कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि शाओमान सोई हुई थी, जिसमें वो एक सपना देख रही थी कि जैसे लिन उसके करीब आता है और उसको किस करने वाला है। लेकिन तभी उसका सपना एकदम से टूट गया और वो उठकर यही सोचने लगी कि भला लिन वापस मुझसे मिलने के लिए क्यों आएगा, जबकि मैंने ही उसको यहाँ से वापस भेजा था। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया था, ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। फिर हमें फ्लैशबैक के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं। असल में तो कहानी यहीं से ही शुरू हो जाती है, जिसमें कि एक दिन शाओमान नदी किनारे बैठकर अपने कपड़े धुल रही थी। तभी वहाँ पर लिन का असिस्टेंट आ जाता है और उससे एक एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगता है। जिसके बाद शाओमान को पता लगता है कि उसके दादाजी ने तो किसी से बचपन में ही उसकी एंगेजमेंट कर दी थी और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो लिन ही होता है। लेकिन उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता था कि आखिर लिन आया कहाँ से है, ना उसने उसकी शक्ल कभी देखी थी। उस बेचारी को तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद ये सब लोग मिलकर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। वहीं लिन तो ये सारा कुछ बैठा हुआ कैमरा के थ्रू लाइव ही अपनी गाड़ी में देख रहा था। वहीं शाओ तो असिस्टेंट से बातें ही सुनाने लग गई और उसको यही कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने के लिए आए हो और अब आगे तुम ये भी कहोगे कि मिस्टर लिन बहुत हैंडसम है और एक बिलीनियर भी है। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है कि हाँ सच में बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इस बात पर शाओ ने तो असिस्टेंट को पानी में ही धक्का दे दिया। वहीं दूसरी तरफ लिन भी ये सब देख रहा था और वो सोचने लगा कि ये लड़की तो किसी से भी हैंडल नहीं होने वाली, इसके लिए तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। और फिर तो लिन गांव में पहुंच ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाओ को उसकी मॉम के साथ दिखाया जाता है, जो कि उसको बहुत कन्विंस कर रही थी और उसको यही कहने लगी कि जो डेट तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए अरेंज की है, प्लीज उसमें वेल बिहेव रहना। मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए। यहाँ तक कि वो तो उसको ब्लैकमेल तक करने लग गई और यही कहती है कि मैं ये सोच रही थी कि मेरे मरने से पहले तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी तरफ लिन तो उनके घर के पार ही पहुँच गया था और वहाँ पर आस पड़ोस वाले जैसे उसको देखते हैं, उसकी गाड़ी और उसकी ड्रेस देखकर एकदम से हैरान हो गए, क्योंकि उनको तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद जो ब्लाइंड डेट शाओ के लिए अरेंज की गई है वो कोई और नहीं बल्कि यही है। और उसको देखकर सब लोग इम्प्रेस ही हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि लड़का तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, ये तो शाओ के साथ एकदम सूट करेगा और अगर इन दोनों की शादी हो जाती है तो हमारे ग्रैंडसन बहुत ही ज्यादा सुंदर होंगे। इन सब बातों को बोलकर वो उन दोनों को एम्बेरस तो कर देते हैं, लेकिन फिर एकदम से यही कहने लगे थे कि अब शायद तुम दोनों को अकेले में बात कर लेनी चाहिए। फिर वो दोनों एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर लिन तो उसको यही कहने लगा कि कुछ दिनों में ही हमारी शादी हो जाएगी और उसके बाद तो तुम मेरे इशारों पर ही नाचोगी और तुम मुझसे ये भी कभी नहीं पूछ सकोगी कि मैं कहाँ जाता हूँ, किसके पास जाता हूँ और इतना लेट घर क्यों आता हूँ। और हाँ, मुझे काफी सारे बच्चे भी चाहिए और यही होती है एक हाउसवाइफ की ड्यूटी। लेकिन तुम्हें अपनी हर एक बात की इंफॉर्मेशन मुझे देनी होगी। तुम्हारे पास कहाँ से कॉल आता है, तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम कब क्या कर रही हो, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। एक्चुअली लिन तो ऐसी बातें इसलिए कर रहा था ताकि शाओ खुद ही इस शादी के लिए मना कर दे, क्योंकि उसके दादाजी ने तो लिन को भी ब्लैकमेल कर रखा था और उससे यही कहा गया था कि अगर तुमने शाओ से शादी नहीं की फिर तो तुम्हें कंपनी के सीईओ से हटा ही दिया जाएगा और ये कंपनी भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। अब वाकई में वो इतना ज्यादा रूड बिहेव जो कर रहा था, इसीलिए शाओ खड़ी होती है और कहने लगती है कि अगर दुनिया में तुम आखिरी लड़के भी बचे तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और इतना कहकर वो तो इस शादी से इनकार ही कर देती है। फिर तभी वहाँ पर वो आंटी पहुँच जाती हैं, जो कि उसके लिए ब्लाइंड डेट लेकर आई और उनके साथ ही एक वोंग नाम का लड़का भी था और वो कहने लगी कि शायद तुम गलत लड़के के साथ हो सकता है कोई स्कैमर ही हो। फिर क्या था, फिर तो शाओ उसको पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है और वहाँ पर यही कहने लगती है कि ये तो मुझे एक रोमांटिक स्कैंडल में फंसाना चाहता था और मेरे पैसे भी लूटने वाला था। ये तो मुझसे यहाँ तक कहता है कि इसके दादाजी ने मेरे दादाजी के साथ कोई एंगेजमेंट फिक्स करी है। ये तो सिर्फ कहानियों में ही होता है, वैसे भी मेरे दादाजी ऐसा क्यों ही करेंगे। फिर यहाँ पर वो पुलिस वाले लिन की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि लिन ग्रुप का सीईओ है। ना तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और उसके साथ साथ ही वो एक बिलीनियर भी था, इसीलिए वो पुलिस वाले तो उसे पकड़ने के लिए मना ही कर देते हैं। फिर बाहर आते ही लिन तो शाओ से यही कह देता है, तुमसे शादी वादी करने का मुझे तो कोई शौक नहीं है, इसीलिए मैं दोबारा यहाँ पर आऊंगा और तुम खुद ही इस शादी से इनकार करोगे ताकि मेरे दादाजी को भी थोड़ा सुकून मिल जाए और मैं आराम से यहाँ से वापस जा सकूं।
फिर शाओ सीधा अपने घर पर जाती है और अपने मॉम डैड से पूछने लगती है कि क्या दादाजी ने मेरी कोई एंगेजमेंट फिक्स की थी। मॉम डैड ने उसको बताया कि हाँ, ऐसा कुछ हमने सुना तो था, लेकिन हम उस बात को भूल चुके हैं, आखिर वो बचपन की बात जो है। वहीं लिन के दादाजी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे थे और उसको कहने लगे कि तुमने तो इस मामले को ढंग से हैंडल किया ही नहीं होगा, तुम क्या मुझे एक मजाक समझ रहे हो? आखिर मैंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया था तुम्हारी एंगेजमेंट उसकी पोती के साथ कराने के लिए, और हाँ, जब तक तुम उस लड़की को शादी के लिए कन्विंस नहीं कर लेते तब तक तुम्हें यहाँ वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, और रही कंपनी की बात, वो मैं खुद ही देख लूंगा। वहीं लिन के मैनेजर ने तो उसका सामान बांध कर गाड़ी में ही रखा हुआ था, क्योंकि उसे अंदाजा था कि आखिर दादाजी क्या ही करने वाले हैं, और वो उसे सामान देता हुआ वहाँ से चला ही जाता है। फिर लिन आता है शाओ के मॉम डैड के पास और उनसे पूछता है कि यहाँ आसपास में होटल कहाँ पर होगा, लेकिन वहाँ पर तो होटल था ही नहीं, और जो सबसे नजदीक में होटल था वो भी 50 किलोमीटर दूर था। वो बेचारा पैदल चलकर वहाँ पर पहुँच तो जाता है, लेकिन शाम के टाइम शाओ के घर पर ही आ गया। यहाँ पर शाओ के मॉम डैड उससे बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, और यहाँ तक कि उसको अपने घर में रुकने की परमिशन भी दे देते हैं। लेकिन जो कमरा उन्होंने लिन को दिया था वो किसी और का नहीं बल्कि शाओ के दादाजी का ही होता है, और वो काफी टाइम से बंद ही था, इसीलिए उसमें तो बहुत धूल और बहुत ज्यादा मिट्टी थी, वो तो बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं था। और ये रात वो यहाँ पर कैसे गुजारेगा, ये सोच कर तो उस बेचारे का दिमाग ही खराब हो जा रहा था। फिर तभी शाओ और लिन दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि कल को ही हम इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर देंगे, तुम अपने रास्ते चले जाना और मैं भी फ्री हो जाऊंगी। ये कहकर वो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेचारा लिन तो उस कमरे की हालत देखकर अपना सूटकेस नीचे रखकर उसी पर ही बैठ गया, और बस इसी तरह बैठे बैठे सारी रात ही निकाल दी। और फिर सुबह सुबह जैसे ही उठकर वो बाहर गया, तब तो उसे गांव के माहौल को देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि यहाँ पर लोग फेस वॉश नहीं बल्कि साबुन ही यूज कर रहे थे। वो बेचारा तो ये सारी चीजें देखकर हैरानी था कि तभी वहाँ पर वो ही कल वाली आंटी पहुँच जाती है, और बस शाओ के मॉम डैड के साथ लड़ने ही लगी थी। वो तो ये कह रही थी कि तुमने इस लड़के को अपने घर पर रख लिया है, आखिर मेरे वांग में क्या ही कमी थी, ये शहर में रहने वाला लड़का ये कौन सा तुम्हारी बेटी के साथ मिलकर फार्मिंग कराएगा। वो आंटी तो शाओ के मॉम डैड के साथ बहुत ही लड़ रही थी और उन्हें बहुत ज्यादा बुरा भला बोल रही थी, लेकिन शाओ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो मिट्टी लेकर आती है और आंटी के ऊपर ही डाल देती है। इस बात पर तो वांग भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और लिन को एक फिल्दी मैन ही कहने लगा, लेकिन लिन को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो सीधा उसके पास आता है और उसकी उंगली ही मोड़ देता है और कहने लगा कि तुम ये फिल्दी मैन किसको कह रहे थे। फिर डर के मारे वो तो बेचारा खुद को ही फिल्दी मैन कहता हुआ वहाँ से चला ही जाता है। इस बात को देखकर शाओ तो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई कि भले ये शहर में रहने वाला लड़का हो लेकिन इसमें दम तो बहुत है। फिर वो दोनों साइड पर चले जाते हैं और यहाँ पर लिन तो अपनी ब्लाइंड डेट से बिल्कुल ही तंग आ चुकी थी, क्योंकि हर टाइम उसकी मॉम डेट्स पर ही भेजने में लगी रहती थी और लिन से रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हें ये एंगेजमेंट कैंसिल चाहिए ना, मैं बिल्कुल कर दूंगी, लेकिन थोड़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर बिल्कुल शांति चाहती हूँ, वरना मॉम तो मुझे फिर से किसी ब्लाइंड डेट पर भेज देंगी और फिर से यहाँ पर यही सब ड्रामा चलेगा। मैं तो इससे बिल्कुल ही तंग आ चुकी हूँ, इसीलिए तुम कुछ टाइम के लिए मेरे फियोंसे बनकर यहीं पर रह जाओ। और फिर उनके बीच यही डील हो जाती है कि 45 डेज के लिए वो दोनों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कपल बनकर रहेंगे और इसके बाद वो दोनों ही एंगेजमेंट तोड़ देंगे। इस तरह सब लोग शांत हो जाएंगे और उसकी मॉम भी उसे ब्लाइंड डेट्स के लिए नहीं कहेगी और फिर उन दोनों पर भी किसी को शक नहीं होगा कि उन्होंने इस रिश्ते को बचाने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की। फिर ये बात जाकर वो अपने मॉम डैड को बता देते हैं कि हम दोनों ने एंगेजमेंट करने का फैसला कर लिया है। वहीं पर डैड तो सारे गांव वालों के सामने ही कह देते हैं कि आज से ये लड़का लिन मेरा होने वाला दामाद होगा और सब लोग इसे अपनी फैमिली का हिस्सा ही समझे। अब बेचारी शाओ तो बिल्कुल फंसी गई थी। उसने लिन को इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना तो लिया था, लेकिन फिर तो उसे लिन के सारे काम ही करने पड़ जाते हैं। वो कमरा जो बहुत ज्यादा गंदा था वो सारा उसे ही साफ करना पड़ता है। लिन तो एक तरफ बैठा हुआ था, उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था और इसी तरह साफ सफाई करने के बाद वो सीढ़ी पर चढ़कर छत की सफाई कर रही थी और इसी वजह से सीढ़ी एक बार हिलती है और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। इतने में ही उसकी मॉम वहाँ पर एंटर हो जाती है और उनको लगता है कि मैंने तो किसी रोमांटिक के सीन के अंदर ही इंटरप्ट कर दिया है। अब थोड़ी देर बाद शाओ लिन की बॉडी पर देखती है कि उसे तो एलर्जी हो गई है। एक्चुअली उसे डर्ट से बहुत ज्यादा एलर्जी थी। फिर वो उसको कहने लगी कि एलर्जी फैलते चली जाएगी, इससे पहले कि तुम्हें मेडिसिन लगा लेनी चाहिए। फिर वो मेडिसिन लेकर आती है और खुद ही लिन की गर्दन पर लगाने लगती है और इस समय तो लिन यही सोच रहा था कि इसके हाथ जितने जेंटल हैं, काश इसकी जबान भी उतनी जेंटल होती। इसके बाद वो कहती है कि शर्ट उतारो, क्योंकि लिन का हाथ उसकी कमर तक तो नहीं पहुंचने वाला था, इसीलिए ही शाओ को वहाँ पर मेडिसिन लगानी पड़ गई और वो बेचारी तो आंखें बंद करके ही मेडिसिन लगा रही थी। लेकिन यहाँ पर लिन को कुछ फीलिंग्स ही आने लगती हैं, इसीलिए वो एकदम से अपनी शर्ट पहनता है और शर्माते हुए वहाँ से निकल जाता है।
इसके बाद शाओ की फैमिली तो खेतों पर काम करने के लिए चली जाती है। वहीं लिन तो बेचारा अकेला बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। फिर यहीं पर ही उनके गांव का एक लड़का जियांग आ जाता है और वो यही सोचता है कि शायद शाओ के घर पर कोई चोर आ गया है और शायद ये उनका खाना चोरी कर रहा है। वो जाकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा लिन के हाथों जियांग ही पकड़ा गया था। क्योंकि लिन तो वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इतने में ही वहाँ पर शाओ भी आ जाती है और ये दोनों तो एक दूसरे को ही चोर समझ रहे थे। फिर शाओ जियांग से कहती है कि नहीं नहीं, तुम बहुत गलत समझ रहे हो, एक्चुअली ये लड़का तो मेरा फियांसे है। लेकिन इस बात पर जियांग को उस पर शक होने लगा, क्योंकि जियांग उसके बचपन का दोस्त था और वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो उसको यही कहने लगता है कि ये सब कैसे हो गया, मैंने तो इसे कभी देखा भी नहीं, ऐसे कैसे एक दिन में ही तुम्हारा फियांसे बन गया। फिर तो वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और उसको एक मनगढ़ंत लव स्टोरी सुनाने लगते हैं और साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि हम दोनों के दादाजी ने मिलकर ही हमारी एंगेजमेंट फिक्स कर ली थी। कुछ ऐसा ही हुआ कि जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तब तो हमें लव एट फर्स्ट साइट ही हो गया और ये दोनों तो यहाँ पर लवी डवी सा बनने की बहुत कोशिश कर रहे थे। फिर जियांग को कन्विंस करने के बाद वो दोनों तो एक दूसरे से ऐसे अलग होते हैं जैसे उन्हें एलर्जी हो गई हो। नेक्स्ट मॉर्निंग में लिन तो जॉगिंग करने ही निकल जाता है और इस टाइम तो ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था और यहाँ जॉगिंग करते टाइम उसको तो यही पता लगा कि शाओ इस गांव में कितनी ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ तक कि लोगों ने तो उसको बहुत सारी सब्जियाँ गिफ्ट में भी दे दी, ये समझकर कि वो शाओ का बॉयफ्रेंड है। फिर जॉगिंग करने के बाद वो सीधा घर पर पहुँच जाता है और सब लोग बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। यहाँ जैसे ही लिन ने अपना चश्मा उतारा तब तो मॉम डैडी देखकर हैरानी हो गए कि शायद सारी रात लिन को नींद ही नहीं आई। एक्चुअली रात को एक इंसिडेंट हो गया था और वो ये था कि रात को लिन ने शाओ को नहाते हुए देख लिया था। एक्चुअली जिस वॉशरूम में शाओ नहा रही थी वहाँ का तो दरवाजा ही नहीं था और वो एकदम से वहाँ पर घुस गया और इतना सब कुछ देखकर उस बेचारे को तो सारी रात नींद ही नहीं आई। इसके बाद मॉम डैड कहते हैं कि आज शाओ के साथ फार्मिंग पर कौन जाएगा। एक्चुअली उनका इशारा तो लिन की तरफ ही था। फिर लिन भी ना कैसे कर देता, वो भी चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन खेतों में जाकर वो उसके हेल्प तो क्या ही करवाता बल्कि एक चेयर बिछाकर वहाँ पर बैठ जाता है, ऊपर से छाता लगवाता है और अपनी कॉफी बहुत अच्छे से एंजॉय करने लगता है। तभी वहाँ पर 3-4 बड़ी बड़ी सी गाड़ियाँ आती हैं और उनमें से सूट बूट वाले आदमी निकलते हैं और आकर लिन से मीटिंग ही करने लग जाते हैं। कुछ ने तो डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराने थे, कुछ ने कोई प्रपोजल दिखाना था और कुछ ने तो इन्वेस्टमेंट ही मांगनी थी। वो तो बस वहाँ पर बॉसी स्टाइल में बैठा हुआ था और अपने सारे कामों को हैंडल कर रहा था। और रही बात शाओ की, वो तो बस उसे ऐसा करते हुए देखे जा रही थी और ये यहाँ पर स्टाइल मारे जा रहा था। वहीं गाँव के कुछ लोग उसे देखते हैं और यही कहने लगते हैं कि लड़का तो बस ड्रामेबाजी है, इतना पैसा तो इस पर कहाँ ही होगा और जो गाड़ी ये कल लेकर आया था वो भी गायब ही हो गई है, लगता है वो भी रेंट पर ली हुई होगी। वहीं दूसरी तरफ बेचारी शाओ तो अब काम कर करके थक चुकी थी, उसे प्लॉइंग करनी थी, इसीलिए वो ट्रैक्टर मांगने के लिए गांव में ही चली जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद लिन के पास एक कॉल आई जो कि किसी लड़की की थी। तभी हमें पता लगता है कि ये शहर की कोई लड़की है जिसका नाम याओ है, लेकिन यहाँ पर इनका रिश्ता अभी ज्यादा क्लियर नहीं हो सका। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और वो लिन से यही कहने लगता है कि तुम कैसे फियांसे हो, क्या तुम शाओ की हेल्प नहीं करवा सकते, बस बैठे हुए उसे यहाँ पर देखे जा रहे हो। तभी वो कहता है कि मुझे फार्मिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, क्या तुम मुझे कोई मशवरा दे सकते हो। वो उसे कुछ काम तो बताता है लेकिन ये मशवरा कम बल्कि प्रैंक ज्यादा लग रहा था। अब वो तो काम करने खेतों में चला जाता है। तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है ट्रैक्टर लेकर, लेकिन उसने तो बेचारी की सारी जमीन ही खराब कर दी थी। वहाँ पर प्लॉइंग हुई नहीं थी और वो सारे सीड्स वहाँ पर उगाने की कोशिश कर रहा था। उस बेचारी के वो सारे सीड्स खराब हो चुके थे और बस फिर क्या था, वो तो ट्रैक्टर लेकर उसके पीछे ही जाने लगती है और बस उसको मारने की धमकियां ही देने लगती है। और ये सब देख कर जियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश हुए जा रहा था, उसे तो बहुत मजा आ रहा था। तभी यहाँ पर एक नई कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये एक लड़की थी जिसका नाम है जिंगबेन। एक्चुअली ये शाओ की बचपन की दोस्त है, ये सियोल में रहती थी और यहाँ पर कुछ छुट्टियां बिताने के लिए आई है। उसने तो यहाँ पर आते ही लिन को एकदम से पहचान लिया था। फिर रात को वो चारों एक साथ बैठ जाते हैं और यहाँ पर जिंग तो शाओ से बहुत ज्यादा जेलस भी हो रही थी कि आखिर ये लिन उसका फियांसे हो ही कैसे सकता है, लेकिन फिर भी वो ये बात किसी को शो ही नहीं होने देती। इसके बाद जिंग तो बड़ी ही चालाकी से लिन के कपड़ों में अपना इयररिंग्स डाल देती है और यही सोच रही थी कि इसके बाद मैं चालाकी से उसके पास मिलने के लिए आ जाऊंगी इसी बहाने को लेकर। वहीं ये सब होने के बाद लिन तो शाओ के रूम में जाता है और उससे माफी मांगने लग जाता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि वो फील्ड्स फ्लो ही नहीं हुए हैं, वरना मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। अब वो इतनी माफी मांग रहा था कि शाओ ने उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट ही कर ली। फिर इसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि तुम काफी
ज्यादा पढ़ी लिखी हो, तुमने ग्रेजुएशन भी काफी अच्छे कॉलेज से की है, फिर तुम यहाँ गांव में आकर क्यों रह रही हो? तुम शहर में जाकर एक काफी अच्छी जॉब भी पा सकती थी, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर ऐसे क्यों रह रही हो? जिस पर शाओ ने उसे बताया, वो कहने लगती है कि मुझे अपने मॉम डैड से बहुत प्यार है और मैं हमेशा उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ के लैंड, यहाँ का नेचर, रिवर, पानी, मुझे सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं तो यही सोचती हूँ कि सारी जिंदगी में यहीं पर ही रहूँ। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि जियांग वेन के पास जाता है और उसको वाटर प्यूरिफायर गिफ्ट करने लग जाता है। एक्चुअली यहाँ पर जियांग को देखकर साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि वो कहीं ना कहीं जिंग वेन को पसंद करता है, लेकिन जिंग वेन तो एक गोल्ड डिगर टाइप की लड़की थी। वो तो किसी अमीर और किसी शहर वाले लड़के को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। और रही बात जियांग की, वो तो एक सीधा साधा सा लड़का था जो कि एक शॉप चलाता था, वो भी गांव में। वहीं जिंग वेन को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि लिन उसका ईयरिंग देने के लिए खुद वहाँ पर नहीं आया, बल्कि शाओ के हाथों ही उसके पास भिजवा दिया। वहीं दूसरी तरफ शाओ तो अपनी फैमिली के साथ मिलकर कॉर्न्स को ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली ये लास्ट डे था, इसके बाद तो इन लोगों को मिलकर फार्मिंग ही करनी थी। वहीं जिंग वेन अपनी चालाकियां ही करना शुरू कर देती है। वो जाती है सीधा लिन के पास, वो ही प्यूरिफायर लेकर, और उसको कहने लगती है कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा था, मैंने सोचा कि मैं आपको ही दे दूं। वो इस प्यूरिफायर को रख तो लेता है, लेकिन इसी बीच जिंग तो बस सपनों में ही खोने लग गई। जब उसने पहली बार लिन को देखा था, वो तो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और बस उसके साथ अपने सपने ही सजाने लग गई। और अब उसको यहाँ पर आकर इतना अच्छा मौका मिल गया, वो उसको कैसे ही जाने देती। वहीं अब बारिश शुरू हो गई थी और लिन घर पर बैठा हुआ यही सोच रहा था कि शाओ और उसकी फैमिली को कितना ज्यादा सफर करना पड़ रहा होगा। वो तो अपने सीड्स को सुखाना ही चाहते थे और यहाँ पर सब कुछ ही वेट होने वाला है। वो तो बस उनकी हेल्प करने के लिए उसी जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ पर जाकर जैसे ही उसने देखा, तब तो वो सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। फिर वो उसकी हेल्प करवाता है और इसी बीच शाओ के डैड को बहुत ज्यादा चोट लग गई। फिर वो अपने कंधे पर उठाकर उनको हॉस्पिटल के लिए लेकर चला गया। और यहाँ पर आज तो लिन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी उनकी फैमिली का हिस्सा ही बन चुका है। अब तूफान और बारिश में भीगने की वजह से शाओ को भी कोल्ड हो गया था और उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि वो बेचारी तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो तुरंत ही उसको उठाता है और मेडिसिन दिलवाने के लिए चला जाता है और सारी रात उसके पास बैठकर उसका ख्याल भी रखता है। और जैसे ये बात शाओ को पता लगती है, तब तो उसको ये बहुत ही टच कर जाती है। फिर वो शाओ को कुछ मेडिसिन देता है और उसे बताता है कि तुम्हारे डैड भी अब बिल्कुल ठीक हैं और कल सुबह तक उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। अब शाओ बेचारी तो बहुत ज्यादा बीमार थी, इसलिए फील्ड्स में नहीं आ सकती थी और लिन तो उसके फील्ड्स में पहुंच जाता है और उसकी हेल्प करवाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जियांग उसको देख रहा था और वो उसको कहने लगा कि इस काम को ऐसे नहीं करते और वो लिन को सारे काम सिखा देता है। फिर लिन सीधा आ गया शाओ के पास और उसको कहने लगा कि तुम्हें पता है आज तुम तो फील्ड्स में नहीं गई थी, लेकिन लिन पहुंच गया था, तुम्हारी जगह वही वहाँ पर काम कर रहा है। उसे तो ये सारा काम करना भी नहीं आता, उसे भला वहाँ पर जाने की क्या ही जरूरत थी। वहीं पर जियांग तो एक बात और नोटिस कर लेता है कि जो प्यूरिफायर उसने जिंग को दिया था, वो तो अभी लिन के कमरे में पड़ा हुआ है। और वहीं जैसे ही उसने देख, तब तो जिंग भी लिन के करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लिन तो उसकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देता। लगता है वो उसकी सारी चालों को समझ चुका था कि ये तो बस एक गोल्ड डिगर लड़की ही है। अब तो वो सीधा जिंग वेन के पास पहुंच जाता है और उसे पूछने लगता है कि मैंने जो गिफ्ट दिया था वो उसका तुमने क्या किया। अब जिंग वेन भी समझ गई थी, उसने कहा कि मुझे उसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने शाओ को दे दिया था और शायद शाओ ने ही लिन को दे दिया हो। अब ये बात सुनकर वो बेचारा थोड़ा सेटिस्फाई तो हो ही जाता है। अब रात के टाइम जैसे ही लिन शावर ले रहा था कि तभी वहाँ पर शाओ की एंट्री हो जाती है और उसको इस हालत में देखकर वो तो इतनी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि बेहोश होकर नीचे ही गिरने वाली थी कि तभी लिन उसको संभाल लेता है और इस तरह उन दोनों के बीच तो एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो गया था। और ये सब देखकर बेचारी शाओ तो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। और जिस टाइम पर शाओ उसके बहुत ज्यादा करीब आई थी, तब तो उसकी हार्ट बीट तेज हो गई और ये सोचकर वो भी बहुत ज्यादा हैरान था कि आखिर ये मुझे हो क्या रहा है, मैं उसके लिए कुछ फील कर रहा हूँ, कहीं ये नाटक करते करते मुझे उससे सच में ही प्यार तो नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट डे डैड तो लिन को कुछ फर्टिलाइजर लेने के लिए भेज देते हैं। वो फर्टिलाइजर लेकर आ तो रहा था, लेकिन जगह जगह पर सारी बोरियां गिराता जा रहा था। आखिर उस बेचारे को इस काम का कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। फिर जैसे ही वो घर पर आता है, तब उन लोगों को पता लगा कि कुछ बोरियां तो मिसिंग ही हो गई। शाओ को गुस्सा तो आया, वो उसे थोड़ा सा डांटती है, लेकिन फिर लिन वापस जाता है और कुछ चीजें तो उसको मिल गई, लेकिन कुछ मिली ही नहीं। अब उसे शाओ से डर भी लग रहा था, लेकिन कहीं कहीं उसको उसके क्यूट से फेसेस भी दिखाई दे रहे थे और वो यही सोचने लगा कि आखिर मुझे हो क्या रहा है, ये मेरी आंखों के आगे से हटती क्यों नहीं। फिर वो शाओ के पास जाता है और यहाँ पर शाओ कुकिंग कर रही थी। लिन उससे माफी मांगता है और वो एकदम से उसको
माफ भी कर देती है। फिर वो उसकी खाना बनाने में हेल्प करने लग जाता है। फिर वो उसको एक फूड टेस्ट करवाती है और इस टाइम पर फिर से लिन की हार्ट बीट तेज होने लगी थी। फिर नेक्स्ट डे शाओ तो लिन को लेकर गाँव घुमाने ही निकल जाती है और उसने उसे एक सीक्रेट जगह भी बताई जहाँ पर उसने काफी सारे प्लांट्स भी लगाए हुए थे और एक इकोसिस्टम भी बनाया हुआ था जो कि रिसाइकलिंग पर डिपेंड करता था। उसकी इनोवेशंस देख कर लिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसकी बहुत ज्यादा तारीफें भी करता है क्योंकि उसको तो ये आइडिया काफी अच्छा लगा था। फिर वो लिन से कहती है कि प्लीज मॉम डैड को इसके बारे में मत बताना, नहीं तो वो मुझे यही कहेंगे कि तुम बिना मतलब के ही अपने टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो। ये तो शाओ की एक सीक्रेट जगह थी जिसके बारे में बस वो लिन को ही बता रही थी। फिर तभी वहाँ पर फाउंटेन शुरू हो जाता है। वो दोनों भीग जाते हैं और इस चक्कर में वो दोनों तो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। फिर शाओ उसको देखती है तो देखती ही रह जाती है और वहीं लिन का भी यही हाल था। फिर वो मुश्किल से खुद को संभालते हैं और उस फाउंटेन को बंद कर देते हैं। वहाँ से जाते टाइम तो लिन एक रोज भी तोड़ लेता है और बस रास्ते में चलते हुए यही सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपने दिल की बात शाओ को बता ही दूं। लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है और इसका नाम होता है ज़ीफेंग और उसने तो शाओ को देखते ही पहचान लिया था। शाओ भी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में शाओ के साथ पढ़ा करता था और अचानक से अब इसको गांव में देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज थी। लेकिन जैसे ही ज़ीफेंग ने ये देखा कि उसके साथ उसका फियांसे है वो भी हैरान था। ये देखकर वो काफी ज्यादा जेलस भी था, लेकिन जेलसी तो लिन को भी हो रही थी क्योंकि उसको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि शाओ और ज़ीफेंग दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। अब तो शाओ ज़ीफेंग के साथ ही निकल जाती है उसको गांव घुमाने के लिए। एक्चुअली ज़ीफेंग तो उसके गांव में फोटोग्राफी करने के लिए आया था, उसको प्रोजेक्ट के लिए कुछ फोटोज चाहिए थे। फिर शाओ ज़ीफेंग को स्कूटी पर लेकर उसके साथ ही निकल जाती है। फिर पीछे से जियांग आ जाता है और वो भी लिन को अपने साथ लेकर चला जाता है कि चलो हम भी चले जाएंगे। वो तो अब उन दोनों पर चोरी चोरी नजर भी रखने लगते हैं। जैसे ही उन्होंने एक जगह पर रुककर देखा तब तो ज़ीफेंग उसके बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि फोटो दिखाने के बहाने वो तो शाओ का हाथ भी पकड़ लेता है और ये सब देख कर जियांग ने लिन को यही कह दिया कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, तुम उसके फियांसे हो और ये देखो इसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, तुम्हें जेलस नहीं हो रहा, तुम जाकर उन्हें रोक भी तो सकते हो। एक्चुअली लिन के मन में भी यही सब कुछ चल रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उनका 45 डेज का कॉन्ट्रैक्ट जो हो रखा था, इसीलिए वो जियांग से यही कह देता है कि तुम छोड़ो, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, वैसे भी वो उसका फ्रेंड ही तो है, इसमें क्या ही बड़ी बात हो गई। फिर वो अपने मन को समझाता है और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम लोगों को पता लगता है कि किस तरह से ज़ीफेंग को वो गांव तो बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया। यहाँ तक कि उसने तो वहाँ की पिक्चर्स लेते लेते उस गांव पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला कर लिया है ताकि लोग उस डॉक्यूमेंट्री को देखें, ताकि यहाँ पर टूरिस्ट भी आ सकें। अब रही बात जिंग की, वो बहुत ज्यादा चालाक थी। वो इन दोनों को साथ में देखती है और एकदम से कह देती है कि तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो, काश तुम दोनों कपल बन सकते। अब ये बात तो ज़ीफेंग के मन में ही बैठ जाती है और वो सोचता है कि मुझे इस बात के लिए कोशिश कर ही लेनी चाहिए। फिर इसके बाद ज़ीफेंग तो शाओ के घर पर पहुंच जाता है उसके मॉम डैड से मिलने के लिए। एक्चुअली वो तो आजकल गांव में ही रुक रहा था और यहाँ पर लिन तो जानबूझकर उससे यही कह देता है कि तुम्हें मुझे जीजा जी कहकर बुला लेना चाहिए। एक्चुअली वो तो फेंग को उसकी लिमिट्स दिखा रहा था कि तुम्हें शाओ के इतना ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। फिर वो लिन से पानी मांगता है और वो गर्म पानी उसको दे देता है, लेकिन जानबूझकर फेंग ने तो वो पानी अपने हाथ पर ही गिरा लिया ताकि शाओ की सारी हमदर्दी बस उसे ही मिल जाए। फिर क्या था, फिर तो शाओ लिन को डांटने लगती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम ये काम केयर के साथ भी तो कर सकते थे, तुम्हें नहीं पता कि हमारा मेहमान है। फिर वो उसको लेकर अंदर जाती और उसको मेडिसिन लगा देती है, लेकिन जिस टाइम पर वो मेडिसिन लगा रही थी तब तो लिन बहुत ज्यादा जेलस कर रहा था और बस यही सोच रहा था कि इस लड़की को सबकी इतनी हेल्प करने की क्या ही जरूरत है। इसके बाद लिन उन दोनों को देखता है कि किस तरह से फेंग शाओ को स्केटिंग सिखा रहा था। वो दोनों एक दूसरे के करीब भी थे। वैसे तो उसने लिन से भी पूछा था, लेकिन वो इतने ज्यादा एटीट्यूड में था कि उसने एकदम से ही मना कर दिया। अब शाम के टाइम शाओ तो अपना स्केटबोर्ड सारी जगह पर ढूंढ रही थी। वहीं उसको ये भी पता लगा कि लिन भी यहाँ पर नहीं है, वो तो जियांग की शॉप पर गया हुआ है। अब उस बेचारी को तो चिंता ही होने लग गई कि इतनी रात तक आके वो उसकी दुकान पर कर क्या रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लिन कुछ और नहीं बल्कि उसका स्केटबोर्ड लेकर स्केटिंग सीखने लग रहा था। और ये सीखने की वजह ये थी कि उसको पता लगा था कि शाओ को स्केटबोर्ड सीखना बहुत ही पसंद है और वो इसीलिए ज़ीफेंग से इम्प्रेस हुई है, इसीलिए वो भी चाहता था कि वो स्केटिंग सीख जाए। अब इसी बीच वो बेचारा तो झाड़ियों में गिर जाता है। तभी वहाँ पर शाओ भी पहुँच गई थी।
वो उसको आसपास सारी जगह ढूंढती है, लेकिन वो तो छुपने की सोच रहा था कि कहीं अगर उसने मुझे देख लिया तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाएगा। लेकिन फाइनली शाओ तो उसको ढूंढ ही लेती है और बस उसको देखते ही हंसने लग गई थी, क्योंकि वो स्केटबोर्ड के साथ इस तरह वहाँ पर गिरा हुआ था। तो वो उसको कहने लगी कि अगर तुम्हें सीखना ही था तो क्यों ना मेरे सामने ही सीख लेते। फिर नेक्स्ट डे जैसे ही शाओ और जी फेंग दोनों फोटोग्राफी के लिए जा रहे थे, तभी लिन भी जबरदस्ती उनके साथ चला जाता है। यहाँ पे आके फेंग ने तो उसको कैमरा ही थमा दिया और कहने लगा कि तुम बस यहीं पर ही खड़े हो जाओ, और फिर शाओ के क्लोज जाकर उसका पोज ही ठीक करने लग गया। और बस इस तरह उन दोनों को देख कर लिन तो जेलसी करने लग गया और यहाँ तक कि उसको जाकर रोकने भी लगा, और इस तरह उन दोनों के बीच तो बस लड़ाई ही शुरू हो गई। बेचारी शाओ उनसे यही कहने लगी कि तुम ऐसे बच्चों की तरह लड़ क्यों रहे हो। वहीं जियांग भी था, वो तो लिन की ही साइड लेने लग जाता है कि आखिर ये तुम्हारा फियांसे है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें इसी की बात माननी चाहिए। अगर तुम किसी और के इतने ज्यादा क्लोज जाओगे तो लिन को तो वैसे भी प्रॉब्लम होगी। फिर क्या था, फिर तो शाओ लिन को साइड पर लेकर जाती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हें इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या ही जरूरत है। तुम भूल गए कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमें सिर्फ एक दूसरे के साथ रहने की एक्टिंग करनी है, और इतनी भी ज्यादा ओवर एक्टिंग ना करोगे जिससे मुझे ही प्रॉब्लम होने लग जाए। इसलिए जाकर कोने में चुपचाप खड़े रहो, और अगर यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते तो यहाँ से निकल जाओ। और वो बेचारा यहाँ से जा तो नहीं सकता था क्योंकि उसे इन दोनों पर नजर रखनी थी, इसीलिए वो साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं अब एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि जी फेंग पानी में गिरने वाला था और लिन उसको बचा सकता था, लेकिन लिन उसकी जगह उसके कैमरे को बचा लेता है और उसे पानी में गिरने देता है। अब यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, जिसकी वजह से बेचारे जी फेंग को तो कोल्ड ही हो गया। फिर क्या था, फिर वो उसके पास आता है और उसको कहने लगता है कि तुमने ही तो कहा था कि मेरा कैमरा मुझे जान से भी प्यारा है, इसीलिए मैंने कैमरे को बचा लिया और तुम्हें पानी में गिरने दिया। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। वहीं थोड़ी देर बाद वो शाओ को देखता है, उसने तो फेंग के वो भीगे हुए कपड़े उठाए हुए थे और वो उनको धोने जा रही थी, लेकिन इस चीज को देख कर बेचारा लिन तो बहुत ज्यादा जेलस करता है। फिर थोड़ी देर बाद ही जी फेंग बाहर आता है और लिन को कहने लग जाता है कि देखो अब तक तो तुम जान ही चुके होंगे कि मैं क्या चाहता हूँ। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में मेरा काफी टाइम से शाओ पर क्रश है और मैं उसको पाने के लिए हर तरह की फाइट करूंगा। अब यहाँ पर तो वो बड़ा ठीक ठाक बोल रहा था जैसे उसे कुछ भी ना हुआ हो, लेकिन तभी वो बड़ी ही मरी हुई सी आवाज में शाओ को कहने लगता है कि प्लीज शाओ रहने दो, मैं तो अपने कपड़े खुद ही धो लूंगा। अब वो सब लोग बैठकर रात का डिनर कर रहे थे और ड्रिंक भी कर रहे थे। फिर क्या था, फिर तो इन दोनों बॉयज के बीच ही कंपटीशन शुरू हो जाता है। वो दोनों तो यही कहने लगते हैं कि चलो देखते हैं हम दोनों में से किसकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी ज्यादा है। और फिर क्या था, फिर तो इन दोनों ने पीना ही शुरू कर दिया, बट लिन तो पहले ही बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है और सीधा शाओ के कंधे पर ही गिर जाता है। फिर वो सब लोग मिलकर उसको उसके रूम में सुला देते हैं। एक बार को तो वो बेहोश हो गया था, लेकिन तभी वो खड़ा होता है और नशे में ही शाओ को अपने बहुत करीब कर लेता है और उसको कहने लगता है कि नाटक मुझे कब तक करना होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि नाटक करते करते मैं रियल और फेक के बीच फर्क ही भूल चुका हूँ। उसकी ये बातें तो वहाँ पर खड़े हुए जिंग और फेंग भी सुन लेते हैं और ये सुनकर उन दोनों को शक ही हो जाता है कि कहीं इन दोनों का रिलेशनशिप फेक तो नहीं है। फिर जिंग शाओ को बाहर लेकर जाती है और उसे पूछने लगती है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ, लेकिन वो बेचारी तो सब कुछ बताने में बहुत ज्यादा कतरा रही थी। इसके बाद वो उससे कहती है कि देखो मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि शहर में मेरा एक क्रश है और वो कोई और नहीं बल्कि ये लिन ही है। जब से मैंने इसे देखा था मैं इसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन उस टाइम पर तो मुझे बहुत ही धक्का लगा जब मुझे पता लगा कि ये तुम्हारा फियांसे है, इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी और मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। ये सारी बातें सुनकर बेचारी शाओ भी पिघल जाती है और उसको कहने लगती है कि ये जो रियल और फेक बोल रहा था ये हमारे रिश्ते के बारे में ही था। वो उसको बताती है कि हमारा एक फेक रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो भी 45 डेज के लिए। इसके बाद तो हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ फेंग को भी ये सब कुछ पता लग गया था। वो सीधा लिन के पास जाता है, उससे बात करने लगता है, लेकिन आगे से लिन ने तो उसे सुना ही दिया था कि मेरा और शाओ का चाहे जो भी रिश्ता है तुम्हें उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें कभी भी जीतने नहीं दूंगा, सिर्फ तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रात को लिन की बोली गई बातों को याद कर कर के तो शाओ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जा रही थी। वो तो उस बेचारे को ज्यादा भाव ही नहीं दे रही थी और बस अवॉइड किए जा रही थी। वहीं जिंग भी आकर लिन को सारी बातें बता देती है कि किस तरह उसके पूछने पर इसने सब कुछ बता दिया। फिर लिन तो बार बार शाओ के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो उसे अवॉइड ही किए जा रही थी, ना ही उससे कोई बात कर रही थी। फिर क्या था, फिर तो इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई और लिन शाओ से कहने लगा कि मैंने तो नशे में सब कुछ बोला, लेकिन तुमने तो बिना नशे के ही जिंग को सारी बातें बता दी। लेकिन मन ही मन में वो बेचारा बहुत ज्यादा दुखी था और यही सोच रहा था कि मैं तो सच में ही एक्टिंग करते करते इसके लिए फॉल कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं अभी रिलेशनशिप बस थोड़े ही दिनों का है और फिर इसके बाद तो ये सारा रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। पता नहीं हमारे फ्यूचर का क्या ही बनेगा। फिर थोड़ी देर बाद पता लगता है कि शाओ का डॉगी तो कहीं पर खो गया है। फिर वो दोनों ही उसको तलाश करने के लिए निकल जाते हैं।
यहाँ तक कि वो लोग तो उसको ढूंढते ढूंढते जंगल तक चले गए। फिर वो डॉगी तो उनको मिल गया, लेकिन रात बहुत ज्यादा हो गई थी। उसके साथ एक और डॉगी फंसा हुआ था। फिर तो वो उसी सीक्रेट जगह पर पहुंच जाते हैं जो शाओ ने बनाई हुई थी। फिर लिन बैठकर मशरूम कुक कर रहा था, वहीं शाओ कुछ और वेजिटेबल्स लेने के लिए गई थी, लेकिन अनजाने में लिन तो गलती से अनकुक्ड मशरूम खा लेता है। और फिर क्या था, फिर तो उसे नशा ही चढ़ गया। जब तक शाओ उसके पास आती है तब तक तो वो उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है, जैसे कि उसने ड्रिंक किया हुआ हो। यहाँ तक कि वो तो उसके सामने उसी की तारीफें करने लग गया और कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो, मेरी नजर से एक बार पहचान कर तो देखो कि तुम मुझे कितनी अच्छी लगने लगी हो। साथ में वो तो ये भी कह देता है कि मेरी फीलिंग्स तो अब रियल होती जा रही हैं। पता नहीं कब ये फेक रिलेशनशिप करते करते मैं तो तुम्हें सच में ही प्यार करने लग गया। इसी के साथ वो तो शाओ को किस भी कर लेता है। वहीं उसकी सारी बातें सुनकर शाओ को खुशी तो बहुत हुई। वो मन ही मन शायद इसके लिए फीलिंग्स रखने लगी थी, लेकिन यही सोच रही थी कि काश ये इस वक्त ड्रंक ना होता, काश ये रियल में ही मुझे ये बता पाता कि उसकी सच वाली फीलिंग्स आखिर है ही क्या। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही लिन की आंख खुलती है तब तो वो अपने आप पर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रहा था। तभी उसके पास याओ की कॉल भी आती है, जो उसे कहती है कि मैं तुम्हें इतने दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम तो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे। आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम जिंदा हो या मर गए। लेकिन इसकी इन बातों पर लिन तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उसको यही कह देता है कि अब तो पता लग गया ना कि मैं जिंदा हूँ, इसलिए फोन काटो और यहाँ से दफा हो जाओ। फिर ये लोग यहाँ से घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में लिन तो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह शाओ का हाथ पकड़ ले, लेकिन बेचारा हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। वहीं शाओ तो आज बहुत ज्यादा खुश थी, वो तो ब्लश किए जा रही थी रात की बातों को सोच सोच कर। फिर वो घर पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उनको आते हुए जिंग ने भी देख लिया था और वो यही सोच रही थी कि ये दोनों तो रात को बाहर बिता कर आए हैं, पता नहीं इनके बीच क्या हुआ होगा। और फिर डिनर के टाइम फैंग, वैसे तो उसका प्लान यहाँ से कल को ही जाने का था, लेकिन वो कह देता है कि अब मैं यहाँ पर कुछ और दिन रुकूंगा। एक्चुअली मेरा जो कैमरा था वो खराब हो गया है और उसमें जो सारी पिक्चर्स थी वो भी डिलीट हो चुकी हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पर कुछ दिन और रहना पड़ेगा। लेकिन लिन तो उसकी सारी चालाकी समझ गया था और उसको यही लग रहा था कि ये सारा तो बहाना है, उसको सिर्फ और सिर्फ शाओ और मेरे बीच में आना है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंग ही फेंग को यही सब बता रही थी कि ये दोनों कल रात पूरी रात ही जंगल में काट कर आए हैं, पता नहीं इन दोनों के बीच क्या हुआ होगा, हमें इन पर नजर रखनी चाहिए। और अगर तुम्हें शाओ को पाना है तो तुम्हें यही रुकना पड़ेगा, वरना देख लेना इसके बाद तुम्हें कोई भी मौका नहीं मिलने वाला, इसलिए तुम कोई ना कोई बहाना बनाओ और यहीं पर ही रह जाओ। फिर फेंग तो शाओ के मॉम डैड से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि क्या मैं कुछ दिनों आपके घर पर रह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कमरा एक्स्ट्रा था और वो लिन ने ले रखा था, इसीलिए वो कह देते हैं कि अगर लिन तुम्हारे साथ रूम शेयर करना चाहे तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। इस बात पर शाओ एकदम से हाँ कर देती है। फिर बेचारा लिन भी क्या करता। फिर रात के टाइम जैसे ही फेंग लिन के रूम में आता है तब तो लिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर रुके और वो अपनी बातों में फंसा कर उसकी फियांसे को ही ले जाए। फिर क्या था, फिर तो गुस्से में आकर उसको अपने रूम से बाहर ही निकाल देता है। और फेंग भी नाटक करने में बिल्कुल ही माहिर था, वो हमदर्दियां लेने के लिए मासूम सी शक्ल बनाकर जाता है सीधा शाओ के पास और चला जाता है एक टेंट में रहने के लिए। तभी वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फेंग ने तो उनको यही कह दिया कि लिन ने तो मुझे अपने रूम से ही बाहर निकाल दिया, फिर मैं ही क्या करता, मुझे मजबूरी में यहाँ पर रहना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बेड रेस्ट कर लूंगा। लेकिन इस बात पर शाओ को तो बहुत ही गुस्सा आ गया। वो उसको लेकर लिन के रूम में चली गई और जबरदस्ती उसको वहीं पर ही रहने के लिए कह दिया। अब लिन को वो बातें माननी तो पड़ गई, लेकिन सारी रात वो तो लिन को परेशानी करता रहा और उसको तो सारी रात नींद भी नहीं आई। फिर जैसे ही फेंग बहुत जोर जोर से खराटे लेने लगा तब तो लिन से बिल्कुल भी नहीं रहा गया, उसकी तो बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। वो जाता है सीधा शाओ के रूम के पास और उसको कहने लगता है कि देखो अपने फ्रेंड को, वो कितनी जोर जोर से खराटे ले रहा है, मुझे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं नींद आएगी। बेचारी शाओ भी उसका दर्द समझ सकती थी, वाकई वो खराटों की आवाज तो उसके रूम तक भी आ रही थी। फिर लिन शाओ के रूम में ही बैठ जाता है और उसको कहने लगता है कि ये मुसीबत तुमने ही मेरे रूम में भेजी थी, अब तो मैं तुम्हारे रूम में ही रहूंगा, किसी तरह से इसको यहाँ से भगाने की सोचो, प्लीज कुछ तो करो ताकि मैं भी शांति से सो सकूं और तुम भी। अब शाओ को बहुत ज्यादा नींद आई हुई थी, इसीलिए वो तो सो जाती है। लिन बैठे हुए बस उसको देखता रहता है। तभी उसके ऊपर से ब्लैंकेट हट गया और लिन उसका ब्लैंकेट ठीक करने के लिए उसके करीब आ जाता है, लेकिन तभी शाओ ने तो उसको पकड़ ही लिया। और बस फिर क्या था, लिन ने बहुत कोशिश भी की अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन फाइनली वो यही सोच लेता है कि मैं भी यहाँ पर लेट कर थोड़ी देर आराम ही कर लूं, कम से कम थोड़ी तो नींद पूरी होगी ही। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही शाओ उठती है तब तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थी और साथ में बहुत शर्मा भी रही थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही फेंग बाहर निकला तब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल थी और वो सोच रहा था कि मेरी चाल तो मुझ पर उल्टी पड़ गई, क्योंकि उसने देख लिया था कि सारी रात के बाद अब सुबह में लिन शाओ के कमरे से बाहर निकला है, मतलब कि सारी रात नहीं सोता रहा होगा। और बस इसको देखकर तो फेंग की बुरी हालत थी।
वो तो बहुत ज्यादा जेलस कर रहा था। फिर हम लोग देखते हैं कि अब तो फेंग का कैमरा भी रिपेयर होके आ चुका था, लेकिन लिन तो उसे इरिटेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। बेचारी शाओ तो इन दोनों से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। वो लिन को कहती है कि जाओ और कुछ फर्टिलाइजर लेकर आओ। फिर लिन भी अपनी चालाकी दिखाता है और जबरदस्ती फेंग को भी अपने साथ ही ले जाता है कि ये भी मेरी हेल्प कराएगा। वो तो वहाँ पर फेंग से बहुत भारी फर्टिलाइजर्स की बोरियां उठवाता है और फिर वो दोनों साथ में ड्राइविंग सीट पर बैठकर घर पर भी आ गए थे और फिर वो रात को भी दोनों रूम में इकट्ठे बैठे हुए थे। मतलब कि इन दोनों का नसीब तो अब बस साथ में ही चिपके रहने का हो गया था। वहीं फेंग लिन पर पूरी नजर रख रहा था कि कहीं ये आज भी उठकर शाओ के रूम में न चला जाए। अब तो फेंग को एक चालाकी सूझती है। वो जाकर चेयर पर बैठ जाता है ताकि उसको नींद ही ना आए, लेकिन उसको इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि वो बैठा बैठा ही सो गया। फिर मॉर्निंग में जैसे ही लिन की आंख खुली तब तक फेंग नहीं जागा था। वो जाता है सीधा शाओ के रूम में कुछ लेने के लिए और बस फिर क्या था, फेंग को तो ऐसा ही लगा कि आज भी लिन तो शाओ के रूम में ही सो रहा था। वो तो दोबारा से उसको रूम से बाहर निकलता देखकर अपने आप को ही कोसने लग जाता है कि मैं क्यों ही बैठकर वहाँ पर सो गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि याओ तो अब लिन को ब्लैकमेल करने लग जाती है। एक्चुअली उन दोनों की कंपनी का एक प्रोजेक्ट साथ में चल रहा था और याओ की कंपनी काफी बड़ी थी, इसीलिए वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी कंपनी को छोड़ दूंगी। लेकिन अब तो लिन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको तो अभी बस एक ही चीज इम्पोर्टेंट लग रही थी और वो थी शाओ। वो फेंग के हाथों कभी भी अपने शाओ को खोना नहीं चाहता था। वो तो हमेशा बस शाओ के सामने नंबर बनाने की कोशिश करता रहता। एक दिन वो शाओ के साथ किचन में काम करवा रहा था, तभी कुछ काटते टाइम उसके हाथ से तो मोम की फेवरेट प्लेट ही टूट गई। तभी वहाँ पर मोम भी आ गई, लेकिन उन्होंने लिन को कुछ भी नहीं कहा। बस कहने लगी कि क्या हो गया अगर इससे प्लेट टूट गई, वैसे भी ये हमारा सन इन लॉ है और सन इन लॉ तो बेटों से बढ़कर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिंग तो अब भी फेंग के कान ही भर रही थी और उसको यही कहती है कि देख लेना, तुम इस तरह अगर बैठे रहे तो लिन तुम्हारी नजरों के सामने से ही शाओ को लेकर चला जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कम से कम उसको प्रपोज करके तो देखो, शायद वो मान ही जाए। लेकिन फेंग तो इस बात से डरता था कि कहीं शाओ उसको ना बोल दे। वहीं एक दिन जिंग के हाथों तो लिन का फोन लग जाता है। उस टाइम पर फोन पे याओ की कॉल आई हुई थी। वो एकदम से कॉल उठा लेती है और याओ बिना आगे से कोई आवाज सुने उसको इतना कह देती है कि जल्दी से मैटर खत्म करके वापस आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगी। अब ये सारी बातें सुनकर जिंग एकदम से समझ गई थी कि लिन पर तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर है और अगर उसने शाओ से शादी कर ली तो उसकी कंपनी का बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। जबकि लिन ने तो फैसला ही कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी फीलिंग्स हर हाल में शाओ को बताकर रहेगा। फिर एक दिन वो जाता है जिस टाइम पर शाओ सो रही थी और वो उसकी रिंग का साइज ही लेने लग गया। लेकिन एकदम से शाओ की आंख भी खुल गई और वो तो उसके सामने एक्टिंग करने लग जाता है कि मैं तो यहाँ पर स्केटबोर्ड लेने के लिए आया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जिंग को देखते हैं, जिसको कि जियांग मूवी टिकट देता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलोगी, और तो कोई है ही नहीं। फिर जिंग उसको हाँ कर देती है और बस फिर क्या था, फिर तो जियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वैसे भी जियांग तो उसे लाइक ही किया करता था। वहीं दूसरी तरफ फेंग भी आज तो हिम्मत जुटाकर शाओ को मिलने के लिए बुला लेता है और उससे यही कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, अब से नहीं बल्कि कॉलेज टाइम से। लेकिन आगे से शाओ तो उसको इनकार कर देती है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं तो तुम्हें बस एक फ्रेंड की तरह रखती हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि हम दोनों फ्रेंड से रहें। तभी फेंग आगे से उससे पूछ लेता है कि क्या तुम लिन की वजह से इनकार कर रही हो, क्या तुम भी उसको लाइक करती हो। इस बात पर शाओ तो यस में अपना सिर हिला देती है। फिर लिन उसको कह देता है कि तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है, एक दिन वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर यहाँ से चला जाएगा और फिर तुम्हारा दिल टूट जाएगा, फिर तुम क्या करोगी, क्या तुम्हें अपनी फीलिंग्स की कोई भी कदर नहीं है। लेकिन शाओ तो उसको सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है और ये सारी बातें पास में खड़ा हुआ लिन भी सुन रहा था। फिर क्या था, फिर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि जिस तरह की फीलिंग्स मैं शाओ के लिए रखता हूँ वो भी मेरे लिए वैसे ही फीलिंग रखती है। जैसे ही वो वहाँ से जा रही थी तभी लिन उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने करीब कर लेता है। यहाँ तक कि उसने तो शाओ को हक कर लिया था और कहने लगा कि अगर तुम मुझसे बॉदर कर रही हो तो खुद को मुझसे दूर कर लो। लेकिन ऑफ कोर्स शाओ ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और यहीं से ही अब उन दोनों को कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। वहीं खड़े हुए इन दोनों को फेंग ने भी देख लिया था और उसने यही डिसाइड कर लिया कि अब मैं इन दोनों के बीच का कांटा बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। फिर तो नेक्स्ट डे वो शाओ से बिना मिले ही बस उसके लिए लेटर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इस लेटर में उसने तो अपने दिल की सारी बातें ही लिख दी थी। वो कहता है कि यूनिवर्सिटी खत्म करने के बाद मैंने अपनी फोटोग्राफी स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए पेरिस चला गया और शायद यही मेरी गलती थी। अगर मैं जल्दी ही तुम्हें अपनी मन की फीलिंग्स बता देता तो आज लिन की जगह मैं होता,
लेकिन मैं ये सब कुछ तुमको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि मुझे कोई रिग्रेट ना हो आगे चलकर कि मैंने अपनी फीलिंग्स को अपने मन में ही दबा कर रखा। वहीं शाओ को भी उसकी दोस्ती और उसके साथ बिताए हुए पल काफी अच्छे लगते थे, इसीलिए वो जाते जाते ऊंची आवाज में उसको गुड बाय बोल देती है। फिर वो भी उसको गुड बाय बोल देता है और साथ में वो बहुत ज्यादा खुश भी था क्योंकि उसने अपने दिल का सारा बोझ उतार दिया था अपनी क्रश को अपने दिल की बातें बताकर। वहीं दूसरी तरफ लिन ने इस गांव को ही जैसे अपना घर समझ लिया हो, फार्मिंग भी किया करता था और शाओ उसके साथ खाना भी लेकर आती। इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से उस बेचारे के तो हाथ ही कांपने लग गए और उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। फिर तो शाओ अपने हाथों से उसको खाना खिलाती है और उसको ये गांव की सिंपल सी लाइफ शहर की लाइफ से बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी और उसकी यही विश थी कि वो सारी जिंदगी इसी तरह से खुशी खुशी गुजार दे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आज तो लिन के दादाजी ही गांव में पहुंच गए थे और वो आए थे अपनी फ्रेंड की ग्रेवयार्ड पर और यहीं पर शाओ उनसे मिलती है। एक्चुअली शाओ ने तो उनको एक बार पहले भी वहाँ पर देखा था। तब तो शाओ ने दादाजी की बहुत ज्यादा सेवा करी थी, उनको खाना भी खिलाया था और तभी से उनका दिल जीत लिया था शाओ ने। और दादाजी ने भी डिसाइड कर लिया था कि हो ना हो मेरे पोते की वाइफ तो यही बनेगी। आज भी वो तो दादाजी को अपने घर पर ले आती है और वो साथ में बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन अभी तक उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि ये लिन के ही दादाजी हैं। उनको तो बस ऐसा लगता था कि ये मेरे दादाजी के कोई ओल्ड फ्रेंड हैं। फिर जैसे ही लिन नीचे आता है तब तो सब लोगों को ही पता लग गया कि ये कोई और नहीं बल्कि लिन के दादाजी हैं। फिर दादाजी ने उसको बताया कि अब हमारी कंपनी बहुत ज्यादा डेंजर में चल रही है क्योंकि याओ की कंपनी ने तो कोऑपरेशन करने से इनकार ही कर दिया। लेकिन जाते जाते दादाजी लिन से यही कह देते हैं कि तुम्हें कंपनी या बिजनेस के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें शाओ पसंद है तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई और हो ही नहीं सकती। अब रात के टाइम शाओ तो लिन के हाथों पर मेडिसिन लगा रही थी क्योंकि फार्मिंग करने की वजह से उसके हाथ बहुत ज्यादा थक जाते थे। फिर यहीं पर ही मौका पाकर लिन तो शाओ को किस कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज थे, लेकिन तभी मॉम आकर उनको डिस्टर्ब कर देती है खाना खाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जिंग को जियांग हाओ के थ्रू एक बात पता लग जाती है कि लिन बहुत जल्दी ही शाओ को प्रपोज करने वाला है। फिर क्या था, फिर तो जिंग मौका पाकर सीधा शहर में ही पहुंच जाती है याओ के पास और उसको सारी बातें बता देती है, जिस पर याओ ने उसको ऑफर दिया कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी और अपनी कंपनी में एक हाई पोस्ट पर जॉब भी दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें लिन के किए हुए सारे प्रपोजल या कुछ भी रिलेशनशिप तुम्हें सब कुछ खत्म करवाना होगा। अब जिंगवेन तो थी ही पैसों के पीछे, वो तो उसका ऑफर एकदम से एक्सेप्ट कर लेती है और सीधा गांव में पहुंच जाती है और जाकर मिलती है शाओ से। लेकिन उसको पता लगता है कि लिन तो आजकल बहुत ज्यादा लेट आ रहा है, जिस बात से शाओ भी काफी ज्यादा परेशान थी। लेकिन दूसरी तरफ लिन तो उसके प्रपोजल की तैयारियां कर रहा था। फिर क्या था, फिर तो जिंग को मौका मिल गया और वो उसके मन में शक डाल देती है कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन मैं तुम्हें राज ठीक वक्त आने पर बताऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि हाओ के साथ मिलकर आज तो लिन ने शाओ को प्रपोज करने की सारी ही तैयारियां कर ली थी और वो की हुई थी उसी सीक्रेट जगह। फिर यहाँ पर जिंगवेन भी पहुंच जाती है और उनके साथ बैठकर डिनर भी करने लगती है और साथ में उन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर ली। लेकिन इसी बीच मौका पाकर जिंग तो लिन की ड्रिंक में एक नींद की दवाई मिला देती है। फिर जैसे ही बेचारा लिन बेहोश हो गया तब तो वो उसके पास ही बैठ जाती है और अपनी कुछ बहुत सारी क्लोज फोटोज भी बना लेती है ताकि वो कुछ गलत इंप्रेशन दे सके। वहीं जैसे ही जियांग उसको देखता है कि आज तो ये सोया हुआ है और वो लिन का प्रपोजल खराब भी नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए उसने रात को ही शाओ से कह दिया था कि आज रात तो लिन मेरे घर पर रुकेगा। वहीं दूसरी तरफ जिंग तो पहुंची हुई थी शाओ के पास और उसको फोटोज दिखा यही कहने लगी थी कि मैंने तुम्हें जो वो सीक्रेट बॉयफ्रेंड वाली बात बताई थी वो कोई और नहीं बल्कि लिन ही है। मैं नहीं चाहती कि तुम इसके चक्कर में पड़ जाओ, इसलिए यही अच्छा होगा कि तुम इससे दूर ही हो जाओ। ये कोई अच्छा इंसान नहीं है, ये तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता, वरना ये मेरे साथ क्यों होता। ये तो हम दोनों के साथ ही डबल गेम खेल रहा है। वहीं मॉम भी उनके पास आ गई और उन्होंने भी ये फोटोज देख ली। फिर क्या था, फिर तो मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर जैसे ही लिन और उसके दादाजी उनके घर पर आए तब तो वहाँ पर माहौल बिल्कुल ही खराब हो चुका था। मम्मी भी यही कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा हमारे घर पर आने की। फिर तो वो मॉम सबको फोटोज दिखा देती है और यही कहती है कि देखो, वैसे तो एंगेजमेंट हमारी बेटी से कर रहा है, लेकिन उसी की फ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट भी कर रहा है। ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब लिन शाओ के पास आता है और उसको कहता है कि प्लीज ये सब मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन शाओ तो उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही थी और बस उन तस्वीरों और अपनी बेस्ट फ्रेंड की जुबान पर भरोसा कर लेती है। वो तो उसके ये भी कह देती है कि प्लीज अब मुझे बिल्कुल भी टच मत करना। वहीं दादाजी भी लिन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसको कहते हैं कि मैंने तुम्हारी इस तरह की परवरिश तो नहीं की थी, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगे। वहीं दादाजी तो लिन को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे, बट लिन को यही लग रहा था कि रिलेशनशिप तो हमेशा भरोसे पर चलता है, अगर इसको मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर मेरा ही यहाँ रहकर क्या काम।
और बस फिर क्या था, वो तो दोबारा से शहर में आ गया और अपनी उसी लाइफस्टाइल को जीने लगा जो कि उसने शाओ के लिए छोड़ी दी थी। और अब तो कंपनी में सारे प्रोजेक्ट, सारी डील्स उसी तरह से बहुत अच्छी हो गई थी जैसे कि पहले थी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसने शाओ के साथ अपना रिश्ता जो खत्म कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अब तो शाओ अपने आप को फार्मिंग में बिजी रखती थी और मॉम डैड को ये दिखाती थी कि जैसे वो बहुत खुश है, उसने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन अकेले में वो बहुत ज्यादा रोया करती थी। उसे तो लिन की बहुत ज्यादा याद आती थी। वहीं दूसरी तरफ जियांग हाओ जिंग से यही कहता है कि तुमने ये सब बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस बात का जिंग पर कोई भी असर नहीं पड़ा, वो तो बस पैसों के पीछे भाग रही थी। फिर क्या था, फिर तो वहाँ से निकल जाती है और गाड़ी में बैठे बैठे अपनी जॉब की बात करने लग जाती है याओ से। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि याओ ने भी उसको धोखा दे दिया। अब तो वैसे भी उसका काम निकल गया था, इसीलिए वो उसको जॉब ही क्यों देती। वहीं दूसरी तरफ शाओ और जियांग हाओ को पता लगता है कि वो जिस रास्ते से जा रही है वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ चुके हैं और एक्सीडेंट भी हो सकता है। और यहाँ पर जिंग वेन का एक्सीडेंट भी हो चुका था। तभी शाओ और जियांग वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। वो उसको बाहर निकालने की बहुत कोशिश करने लग जाते हैं और यहीं पर ही जिंग को रियलाइज होता है कि उसने लिन और शाओ के साथ बहुत ज्यादा गलत किया। अब जैसे ही जिंग होश में आती है तब तो वो शाओ को सब कुछ बता देती कि हम तीनों बचपन के फ्रेंड हैं, लेकिन मैंने तुम दोनों के साथ ही धोखा किया। वो जो तस्वीरें थी वो मैंने ही बनाई थी तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करने के लिए। वो तो तुम्हें उस रात प्रपोज करने वाला था, यहाँ तक कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता था। और वहीं दूसरी तरफ याओ उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करने वाली थी, फिर भी उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता था और तुमसे ही शादी करना चाहता था। वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता था। ये सब सुनकर बेचारी शाओ का तो दिल ही टूट जाता है। वो रोती हुई वहाँ से निकल जाती है और लिन के साथ उसकी जो भी अच्छी अच्छी यादें थी वो उसको याद आने लग जाती है। और किस तरह लिन ने उसकी खातिर अपनी लग्जूरियस लाइफ छोड़कर उसके साथ फार्मिंग भी कराई, लेकिन वो तो उसकी कदर ना कर सकी। यहाँ तक कि उसने तो लिन की बात पर कोई यकीन ही नहीं किया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि लिन को उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि बाहर शाओ आई हुई है और वो आपसे मिलना चाहती है, लेकिन लिन तो उससे मिलने के लिए मना कर देता है। ऑफ कोर्स उसने इतनी बुरी तरह से लिन का दिल जो तोड़ा, इसीलिए वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। और वहीं दूसरी तरफ शाओ तो फैसला कर चुकी थी कि एक बार तो वो लिन से माफी मांगकर जरूर जाएगी और फिर तो वो पूरा दिन वहीं पर बैठी रहती है। बट लिन पीछे के दरवाजे से निकल जाता है और उससे मिलता ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ आज तो लिन एक मीटिंग कर रहा था, तभी उसके असिस्टेंट से गलती से वो वाली वीडियो चल गई जब वो शाओ के साथ एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे और वो उन दोनों पर बिलीव ही नहीं कर रही थी। फिर क्या था, फिर तो वो उनकी वीडियो सारी मीडिया में ही फैल गई और इस बात पर लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तो मैनेजर की इस गलती पर उसको फायर करने का ऑर्डर दे देता है। तभी दादाजी लिन के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैनेजर को निकालने से काम नहीं बनने वाला। अब तो सारी दुनिया को पता लग गया है कि किस तरह से मैंने शाओ के दादाजी को जुबान दी थी कि तुम्हारी और शाओ की शादी होगी, इसीलिए अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हमारी कंपनी और हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें ही इस बात को काफी अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे लिन को पता लगता है कि शाओ को उसी की कंपनी में जॉब मिल गई है, वो भी एक खास डिपार्टमेंट में। वो था इकोलॉजी डिपार्टमेंट और ये इकोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ पर है ये तो किसी को पता ही नहीं था। एक्चुअली ये जो डिपार्टमेंट था ये कल ही दादाजी ने बनवाया था और उसका पहला मेंबर उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि शाओ मान को ही रखा था। यहाँ तक कि उन्होंने तो शाओ का डेस्क भी लिन की डेस्क के सामने ही लगवा दिया था ताकि वो उसके सामने बैठी रहे और इस तरह लिन का दिल भी पिघल जाए। फिर शाओ काम के बहाने उसके पास आती है और उससे माफी भी मांगती है, साथ में कहती है कि मुझे तो तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुन लेनी चाहिए थी, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन वो तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तभी याओ वहाँ पर आ जाती है और उसको बताती है कि मैं इसकी होने वाली वाइफ हूँ और बिजनेस पार्टनर भी। फिर क्या था, वो तो वहाँ पर उसे कहीं डिनर पर ले जाने के लिए आई थी। जाते जाते वो तो शाओ को बहुत ज्यादा जेलस भी कराने की कोशिश करती है और उन दोनों को देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि ये बहुत मैचिंग कपल हैं। अब उन दोनों को इस तरह देखकर शाओ को तो अपने आप के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है और वो सोचती है कि मैं तो इन दोनों की इस लाइफ में बिल्कुल भी फिट नहीं हो पाऊंगी और इसी वजह से वो तो अपना डेस्क लिन के रूम से बाहर लगवा लेती है। लेकिन साथ साथ शाओ तो अपने काम पर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी और बहुत अच्छा भी काम कर रही थी क्योंकि वो दादाजी को इसके लिए बिल्कुल निराश नहीं करना चाहती थी। लेकिन लिन तो उससे पूरा बदला ले रहा था। वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी ओवर टाइम कर ले, लेकिन वो तो उसकी हर प्रपोजल को रिजेक्ट ही कर देता। वो उसको डांटता था और हमेशा बुरा ही फील कराता था। लेकिन इसी तरह काम करते करते वो बेचारी अकेली ही रह गई और वहाँ बैठी बैठी ही सो गई। तभी लिन वहाँ पर आता है और उसको बहुत रिलैक्स फील करा देता है, यहाँ तक कि वो तो उसके पास ही बैठ गया था ताकि वो उसके कंधे पर सर रखकर आराम से सो सके। वहीं वो देखता है कि जो जो कमी उसके प्रोजेक्ट में रह गई थी उसने तो एडिट करके वो भी बिल्कुल सही कर दी
और खुद को वो प्रोजेक्ट ईमेल भी कर देता है। वहीं जैसे ही शाओ उठती है तो वो उसको कहती है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मन में अभी मेरे लिए कुछ न कुछ तो जरूर है, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। लेकिन वो सामने से कह देता है कि तुम्हें ये उल्टी सीधी बातें नहीं सोचनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आज तो शाओ ने इकोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और यहाँ पर लिन भी उसकी बहुत ज्यादा मदद करता है और उसका ये प्रपोजल वहाँ पर बैठे हुए सभी को पसंद आया था। फिर नेक्स्ट डे शाओ को पता लगता है कि आज लिन नहीं आने वाले। एक्चुअली वो तो याओ के घर पर गया हुआ है एंगेजमेंट की बात करने के लिए। वो बेचारी तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और असिस्टेंट से पूछकर सीधा उसी होटल में पहुंच गई थी और उसको बहुत जोर जोर से आवाजें देने लग गई। लेकिन इस बात पर लिन उसको कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ बिजनेस डिस्कशन के लिए आया था। फिर तो वो मीटिंग में उसको अपने साथ भी लेकर चला जाता है और यहाँ पर वो लोग तो शाओ के प्रोजेक्ट पर ही बात कर रहे थे और इस तरह वो डिनर करते करते काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेते हैं और शाओ ने तो बिल्कुल ओवर ड्रिंक कर ली थी। अब वो तो ड्रिंक करने के बाद बहुत उल्टा सीधा ही बोलने लगती है और यहाँ पर वो तो बार बार लिन से माफी मांगे जा रही थी। लेकिन तभी लिन उसको कैरी करता है और वहाँ से बाहर ले जाता है ताकि इन लोगों को पता न चले कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी लेकिन इस बात की परवाह शाओ को बिल्कुल भी नहीं थी। वो लिन से यही पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी या फिर तुमने एंगेजमेंट उस याओ से ही कर ली है। वो आता है और आते ही उसको किस कर लेता है। इसका मतलब ये था कि अब तो वो दोनों कपल बन चुके हैं, यानी कि सच में ही लिन तो उससे प्यार करता ही था। फिर नेक्स्ट डे मैनेजर सबको बताता है कि आज लिन ऑफिस में नहीं आ रहा, वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आज घर पर ही रुका हुआ है। तभी हमें पता लगता है कि वो पर्सनल मैटर कोई और नहीं बल्कि उसकी लव लाइफ ही है और वो किसी और के साथ नहीं बल्कि शाओ के साथ ही थी। फिर जैसे ही वो लोग उठते हैं तभी शाओ ने देखा कि लिन के फोन पर याओ के बहुत सारी कॉल्स आई हुई थी। तभी वो स्पीकर पर कॉल उठा लेता है और उसको कहने लगता है कि तुम चाहे जो भी फैसला कर लो, मेरी कंपनी को चाहे बर्बादी कर देना, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करना चाहती हो तो बेशक कर लो, लेकिन मैं शाओ से पीछे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं। और बस इसी तरह से अब टाइम बीता चला जाता है। फिर हमें 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि शाओ और लिन की लाइफ अब बहुत ज्यादा सेटल हो चुकी थी। उनका गांव में जो प्रोजेक्ट लगा था वो काफी सक्सेसफुल जा रहा था और उनकी कंपनी को जो भी प्रॉब्लम्स आए थे वो भी रिकवर हो रहे थे। फिर तभी एक बार फिर से याओ की कॉल उसके पास आती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन वो कह देता है कि प्लीज मुझे फार्मिंग करते हुए डिस्टर्ब मत करो। फिर क्या था, फिर तो वो शाओ के साथ उसका हाथ पकड़कर उस जगह पर घूमने लगता है और नेचर का पूरा लुत्फ उठाता है और उन दोनों के इसी रोमांटिक से मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।